नमस्कार। आज ना हम इतिहास का एक ऐसा पन्ना पलटने जा रहे हैं जो सिर्फ एक जंग की कहानी नहीं है। इसमें आज के लिए भी बहुत जरूरी सबक छुपे हैं। तो चलिए समझते हैं प्लासी के इस पूरे नैतिक ताने बाने को। तो चलिए वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं। ये बात है 1750 के दशक की। उस वक्त बंगाल दुनिया के सबसे अमीर सूबों में से एक था। मतलब सोच सकते हैं कि दांव पर कितना कुछ लगा हुआ था। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, आखिर दुनिया का सबसे अमीर सूबा सिर्फ एक लड़ाई में कैसे हार गया? कैसे? यही सवाल है जो हमें इसके पूरे ड्रामेटिक पतन की जांच करने पर मजबूर करता है। तो देखिए इस पूरी पड़ताल में हम आगे कैसे बढ़ेंगे। पहले तो हम देखेंगे कि उस समय का बंगाल आखिर इतना अमीर था कैसे। फिर हम उन चार बड़ी गलतियों को समझेंगे जो इसके गिरने का कारण बनी। पहला, शॉर्ट टर्म गेन का जाल। दूसरा, टेक्नोलॉजी और अंधविश्वास की लड़ाई। तीसरा, ईगो, धोखा और एक बैंकर। और चौथा, वो कॉन्ट्रैक्ट जिसने सब कुछ पलट के रख दिया। और हाँ, आखिर में इस हारी भी लड़ाई से क्या सबक मिलते हैं उस पर भी बात करेंगे। तो ठीक है, शुरू करते हैं पहली और शायद सबसे बड़ी गलती से। ये था थोड़े से फायदे का जाल, या अगर आसान शब्दों में कहें तो एक शॉर्टकट की असली कीमत चुकाना। जब ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल पहुंची ना, तो उन्होंने एक अजीब चीज देखी। उन्होंने देखा कि यहाँ के लोग तो बहुत मेहनती हैं, जमीन उपजाऊ है, देश अमीर हैं, लेकिन यहाँ के जो शासक हैं, जो एलिट्स हैं, वो बस अपने शानो शौकत में डूबे हुए हैं। और बस उन्होंने इस अंदरूनी कमजोरी को फौरन पकड़ लिया। और फिर क्या था, इसी कमजोरी का फायदा उठाया रॉबर्ट क्लाइव ने। उसने मीर जाफर को नवाब की कुर्सी का लालच दिया, एक सपना दिखाया, और मीर जाफर उस लालच में आ गया। उसने सिर्फ 5 साल का फायदा देखा, लेकिन इसके बदले में पूरे बंगाल ने अगले 200 साल की आजादी गंवा दी। सोचिए, 5 साल के बदले 200 साल। पता है, मीर जाफर का ये डिसीजन आजकल के एक कॉन्सेप्ट से बिल्कुल आराम से जुड़ जाता है, जिसे कहते हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। मतलब सब कुछ अभी चाहिए, फौरन फायदा चाहिए। ये जो सबक है ना, ये इतिहास का है, पर आज भी उतना ही बल्कि शायद उससे भी ज्यादा रेलेवेंट है। खैर, अब आगे बढ़ते हैं दूसरी बड़ी गलती की तरफ, और ये थी टेक्नोलॉजी वर्सेस अंधविश्वास की लड़ाई। एक ऐसी लड़ाई जहां ये साफ हो गया कि सिर्फ ताकत से कुछ नहीं होता, असली चीज तो सही प्लानिंग है। एक तरफ थी नवाब सिराजुद्दौला की फौज। उनके पास हाथी थे, पारंपरिक तलवारें थीं, वो लोग ब्रूट फोर्स पर अपने बाहुबल पर ज्यादा निर्भर थे। और दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी। उनके पास मोबाइल आर्टिलरी थी, मतलब ऐसी तोपें जो तेजी से चल सकें, मस्किट्स थीं। उनकी स्ट्रैटेजी साइंस और इनोवेशन पर टिकी थी, वो किस्मत पर नहीं, प्लानिंग पर भरोसा करते थे। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल वो बारिश वाली घटना। हुआ ये कि लड़ाई के बीच अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। अब नवाब के सैनिकों ने सोचा, चलो आज के लिए तो लड़ाई खत्म। लेकिन अंग्रेज, उन्होंने प्लान कर रखा था। उन्होंने आराम से मेथोडिकली अपने बारूद को तारपोलिन से ढक दिया, और जैसे ही बारिश रुकी, उनके पास था सूखा बारूद और सामने था एक हैरान दुश्मन। बस उन्होंने हमला बोल दिया। यहां साफ दिखता है कि कैसे प्लानिंग ने अंधविश्वास को मात दी। अब आती है तीसरी और बहुत बड़ी नाकामी। ये कहानी है ईगो की, धोखे की और एक बैंकर की। जब किसी के पर्सनल प्राइड की कीमत एक पूरा देश चुकाता है। इस कहानी में एक और बहुत बड़ा किरदार है, जिसका नाम था जगत सेठ। ये उस वक्त बंगाल के सबसे पावरफुल बैंकर थे। मतलब इतना प्रभाव था उनका कि पूरे क्षेत्र में उनका सिक्का चलता था। तो जगत सेठ ने अंग्रेजों का साथ क्यों दिया? सिर्फ इसलिए क्योंकि नवाब ने सबके सामने उनकी बेइज्जती कर दी थी। सोचिए, एक पर्सनल इंसल्ट, एक व्यक्तिगत अहंकार, देश की सुरक्षा से बड़ा हो गया। जगत सेठ को लगा कि वो बस एक राजा को बदल रहे हैं। उन्हें इस बात का एहसास तक नहीं हुआ कि वो असल में अपने ही फ्यूचर को, अपने ही देश के भविष्य को कंगाल कर रहे हैं। तो यहां आखिर में बात आती है इमोशनल इंटेलिजेंस की कमी पर, दोनों तरफ। अगर नवाब ने थोड़ा संयम दिखाया होता या जगत सेठ ने अपने गुस्से पर काबू पा लिया होता, तो शायद इतिहास ही कुछ और होता। पर इस एक चूक ने दोनों तरफ से बंगाल की किस्मत पर ताला लगा दिया। चलिए अब आते हैं चौथी और आखिरी गलती पर। अब देखते हैं कि लड़ाई जीतने के बाद कंपनी ने कैसे धीरे धीरे स्ट्रैटेजी के साथ पूरा कब्जा कर लिया। ये कहानी है एक ट्रेडर के मास्टर बनने की। और इस कब्जे का जो मेन हथियार था, वो थे दीवानी राइट्स। अब ये दीवानी राइट्स क्या थे? इसका सीधा सा मतलब था कि पूरे सूबे का टैक्स कलेक्ट करने का और उसे मैनेज करने का अधिकार अब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास होगा।
कंपनी का ऑफर बहुत ही चालाकी भरा था। उन्होंने कहा, देखिए राजा, तो आप ही रहेंगे, हम बस पैसा मैनेज करेंगे। अब सुनने में तो ये बहुत हार्मलेस लगता है ना, कि गद्दी भी बच गई और काम भी हो गया। लेकिन असल में ये ऑफर बिल्कुल वैसा ही था जैसे कोई अजनबी आपसे आपके लॉकर की चाबियां मांग ले और कहे कि चिंता मत करो, घर तो तुम्हारा ही रहेगा। ये एनालॉजी बिल्कुल परफेक्ट बैठती है और दिखाती है कि फाइनेंशियल कंट्रोल किसी और के हाथ में देना कितना कितना खतरनाक हो सकता है। तो फिर इन सारी घटनाओं से हम आज क्या सीख सकते हैं? चलिए अब प्लासी की इस लड़ाई से मिले सबकों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। आखिर बंगाल हारा क्यों? अगर आसान शब्दों में समझें तो 3 बड़े कारण थे। पहला, हम आपस में बटे हुए थे। दूसरा, हमने नई टेक्नोलॉजी को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। और तीसरा, हमने पर्सनल ईगो और छोटे-मोटे फायदों के लिए अपने कैरेक्टर से, अपने उसूलों से समझौता कर लिया। और ये सब हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आज की ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है? क्या वो कोई ऐप है या कोई ऐसी आइडियोलॉजी जो हमें बांटने का काम कर रही है और धीरे धीरे हम पर कंट्रोल कर रही है? इस पूरी कहानी का जो आखिरी संदेश है वो बहुत साफ है। हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा है एजुकेशन विद एथिक्स, यानी नैतिकता के साथ शिक्षा। मतलब अगर काबिलियत के साथ ईमानदारी भी हो तो कोई भी बाहरी ताकत आप पर कब्जा नहीं कर सकती। और ये पूरा विश्लेषण हमें इस आखिरी और सबसे जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर ईमानदारी एक ताला है तो हम इसकी चाबियां आखिर दे किसे रहे हैं?